देखो बेटा, फिर आप अज जो टॉपिक शुरू करना, एक्चुअली आप जो +1 का पोर्शन स्टार्ट किया है ना, वो मकैनिक्स के अंडर है। ठीक है, तो ओवरऑल जो टॉपिक है मकैनिक्स है, और ये मकैनिक्स के जो पहला पोर्शन असी हुण तक कवर अप कर चुके हैं, बेसिक पॉइंट्स वो की है कि काइनमैटिक्स का फिर गल वही आ गई कि मोशन के बारे स्टडी करते वक्त जो फार्मूलाज, इक्वेजन्स, रिलेशंस काम आने हैं वो है, पर उस मोशन का कारण की है वो बारे हाले आप गल नहीं की है ना। जिहड़ा ये टॉपिक है काइनमैटिक्स का, ये लास्ट लैक्चर जिहड़ा सर्कुलर मोशन है उन्होंने भी आप कवर अप कर लिया सी कि सर्कुलर मोशन के दौरान जो प्रॉब्लम है उन्होंने सॉल्व करने लिए किहड़े-किहड़े फार्मूलाज काम आ सकते हैं, किस सिचुएशन किहड़ा फार्मूला यूज होएगा। हुण बेटा आप इस तो अगला नैक्सट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिहड़ा डायनामिक्स है। डायनामिक्स का मतलब जिहदे कॉज ऑफ मोशन को असीं कंसीडर करांगे। हुण जदों असीं गल करते हैं कॉज ऑफ मोशन की, तो बेसिकली ये एक सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा तुसीं याद रखना वो की है कि जो फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हुण जदों भी असीं जनरली गल करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम नूं तुसीं एक तां समझते हैं कि सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैशियस फॉर्म है, एक तो स्टेट आ गई ना। एक असी स्टेट नूं डिस्क्राइब करते हैं यूनीफॉर्म मोशन ते नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे नाल। और ईवन ध्यान दियो जिहड़ी रेस्ट स्टेट है ना, रेस्ट स्टेट भी यूनीफॉर्म मोशन दे नाल रिजेंबल करती है, मिलती है। क्यों? क्योंकि रेस्ट और यूनीफॉर्म मोशन च कॉमन चीज पता की है? एक्सेलरेशन जीरो है। तो इस करके रेस्ट ते यूनीफॉर्म मोशन मीन्स नेट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन जीरो है, ये दोनों सेम स्टेट्स है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है। और जदों तुसीं ये कहने हैं कि असीं किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज करनी है, तो स्टेट नूं तुसीं हमेशा मोमेंटम दे नाल जोड़ के देखना। मोमेंटम दे नाल, मोमेंटम बेसिकली की है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। हुण बेटा ये गल बार बार तुहानूं दस रहे हैं, कोई भी जिहड़ी वेक्टर क्वांटिटी है उहदे विच जिहड़ी आने वाली चेंज है, उस चेंज के आने का कारण उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन भी हो सकती है। और ये गल हमेशा याद रखो कि जिहड़ी मोमेंटम है इस वेक्टर की डायरेक्शन ते वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। मोमेंटम ते वेलोसिटी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन नूं असीं डायरेक्शन ऑफ मोशन बोलते हैं। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इको चीज है, सेम चीज है ना। ये पॉइंट याद रखने हैं तुसीं। पर एक गल होर भी क्लीयर करनी है जिहदे विच आपां कई बार ध्यान नहीं दिंदे, वो की है कि जिहड़ी ना तुहाडी मोमेंटम है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड करती है स्पीड पे। कहण नूं आपां कह जांदे हां क्योंकि असीं ना जो स्पीड और वेलोसिटी नूं फर्क नहीं समझते तो फिर कन्फ्यूजन होनी शुरू होती है। जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो स्पीड डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है।
काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ने कदों चेंज होना, जदों स्पीड ने चेंज होना, पर मोमेंटम ने कदों चेंज होना, जदों वेलोसिटी ने चेंज होना। और वेलोसिटी स्पीड के चेंज होने करके भी चेंज हो सकती है ते डायरेक्शन दे भी, है ना। इस करके फर्क समझना हो, क्योंकि जदों असीं जल्दबाजी च कह जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी ते डिपेंडेंट है, वो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। वेलोसिटी नहीं, स्पीड डिपेंडेंट होंदी है। पर उस तो बाद पहला आपां ये भी गल समझनी है, देखो कि आ जिहड़ी फॉर्म मैं लिखी है तुहाडे सामने, इनू असीं बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ की ये एक्चुअल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है। पर जे असी गल करें मोमेंटम की, तो क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो अगर बेटा मास कांस्टेंट है, मतलब मोशन के दौरान मास चेंज नहीं हो रहा, तो फिर एम नू असी डिफरेंशिएशन चो बाहर लिख के आ भी लिख सकते हैं ना। तो एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर थानू ऑब्जेक्ट का मास और उस वक्त की एक्सेलरेशन पता वा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके तुसी उस वक्त की फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए और फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये दोनों फार्मूलाज न्यूटन सेकंड लॉ ही है, पर ये एक्चुअल फॉर्म जो इन ऑल कंडीशंस एप्लीकेबल है, ये फॉर्म है। हुण भाई अच्छी गल करन लगे सी पुत्र फोर्स की। हुण नेट फोर्स का मतलब है जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन्हां दा वेक्टर सम, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी का मतलब है F मीन्स नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जिन्नियां भी एक्चुअल फोर्सेस लग रही हैं उन्हां दा वेक्टर सम। हुण जदों असी नेट फोर्स की गल करनी है, तो तुहानू सब तो पहला की पता होना चाहिए कि गिवन सिचुएशन पे बॉडी के ऊपर केड़ी फोर्स लग रही है, केड़ी फोर्स लग रही है, किस तरफ लग रही है, तो वो इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने इन जनरल। हुण देखो सब तो पहला देखो, जब तक थानू मैंशन ना किया जाए तब तक असी बॉडी के ऊपर लगन वाली एक फोर्स मानते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी, बॉडी ते लगन वाली ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ है, और वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती। उस तो बाद अगली फोर्स जिहड़ी है वो केड़ी हो सकती है, तो उहदे लई ध्यान देना पुत्र। मतलब अज आपां डिस्कस करना कि वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, केड़ी केड़ी फोर्स लग सकती है, उहदे ते गलती नहीं होनी चाहिए। तो सब तो पहला वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी च लिखांगे वेट, और ए फोर्स एम जी है, और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, हमेशा ऑलवेज। बस ये फोर्स उदों नहीं लगनी जदों थानू उन्हें स्टेटमेंट च कहना ग्रेविटी फ्री रीजन। ग्रेविटी फ्री रीजन च जो वेट है वो जीरो होना, अदरवाइज एक्ट करनी है ग्रेविटी फोर्स। सेकंड पॉइंट है बेटा, देखो सेकंड पोर्शन आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। हुण जिहड़ी कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये बेसिकली दो पार्ट्स होंगे, एक आएगा नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड वन है फ्रिक्शन। समझ आ रही? देखो बेटा, हुण नॉर्मल रिएक्शन ते फ्रिक्शन, ये जड़ियां दो फोर्सेस है, ये तुसी कदों इंट्रोड्यूस करनियां ना, जदों थोड़े सामने जिहड़ी गिवन बॉडी है वो किसी होर सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है, टच कर रही है, फिजिकली कॉन्टैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल भी जे मैनू कोई कहे कि आ एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है ना, इस टेबल से ऑब्जेक्ट लाई कर रहा, तो हुण क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस टेबल के नाल कॉन्टैक्ट है, तो आ जड़ा है ना, दिस इज द कॉमन एरिया या कॉमन सरफेस। तो एक कॉमन सरफेस दे परपेंडिकुलर एक्ट करनी है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और कितना करनी है, देखो एक्चुअली लिसन, गल सुनियो बड़ा ध्यान ना पुत, जिहड़ा आ ऑब्जेक्ट ए है और आ टेबल है, हुण आ जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है, आ वाला कॉमन इंटरफेस है, इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट ए ते भी लगेगी टेबल करके, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टेबल ते भी लगेगी ए करके, और दोनों इक्वल बट ऑपोजिट होंगे। तो इस केस दे विच मैं इनू सैपरेट करके तुहानू शो कर रहा, तो ए ते लगेगी और टेबल पे लगेगी, ठीक है। तो जिन्नी टेबल ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, ऑब्जेक्ट ने भी टेबल पे वही सिंबल यूज करना, एन एंड एन। पर अगर मान लो थोड़ी प्रॉब्लम दे विच जो ऑब्जेक्ट है असी सिर्फ वो डील करना, तो फिर तुसी आ वाला टेबल नू इग्नोर कर सकते हैं, फिर सिर्फ आ फोर्स दिखा सकते, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये देखो बेटा भी अगर थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन है और आ ऑब्जेक्ट लाई कर रहा, तो इस केस जिहड़ा इंक्लाइंड प्लेन ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है ना, वो नॉर्मल रिएक्शन वो हमेशा इस एदे परपेंडिकुलर लगनी, इदा। समझे गल? मतलब ध्यान रखियो, जिहड़ा वेट है ना, आ वाली बॉडी का वेट वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहना, हमेशा वर्टिकली। पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर होना वा, कॉमन सरफेस से परपेंडिकुलर, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ जनरल ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, बट हाले मैं सिर्फ जनरल गल कर रहा। ਹੁਣ दूसरा पॉइंट बेटा देखियो, ध्यान दियो कि क्योंकि थोड़े सामने एक ऑब्जेक्ट दूसरे दे नाल इन टच है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही लगना वा, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए थानू स्टेटमेंट नू ध्यान नाल समझना पड़ेगा। अगर तो उन्हें कहा ना कि टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर फ्रिक्शनलेस, फिर फ्रिक्शन नहीं होएगी, चाहे कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन है, बट फ्रिक्शन नहीं होएगी। पर जे उन्हें कहा टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर रफ सरफेसेस, फिर फ्रिक्शन भी कंसीडर करनी है। नॉर्मल रिएक्शन का कांटेक्ट करके होना ही है, चाहे सरफेसेस रफ है चाहे स्मूथ है। हम फ्रिक्शन के बारे भी क्लैरिटी होनी जरूरी है। एक्चुअली आप जिस फ्रिक्शन की गल करते हैं वो बेटा फ्रिक्शन केड़ी फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक हुंदी है रोलिंग फ्रिक्शन। जेडी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है, दोनों दे विच फर्क की है वो भी आप थोड़ी देर लिए डिस्कस करांगे। पर देखो भाई, जेडी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है
ये दो तरह की होंगी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा एक होंगी है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूजी होंगी है डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ एस ते एफ के, तो ये दूसरी तरह की है, पहली तरह की है ना। जिहड़ी डायनेमिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी गिवन सिचुएशन च फिक्स्ड वैल्यू है, कितनी है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा तुसी म्यू के एन फार्मूला तो निकालना है। एन की है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उस केस च, ते म्यू के नू पुत्र कहने आ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। तो जदों भी तुसी डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है तो तुसी आ फार्मूला म्यू के एन यूज करना। ਇਹਦੇ ਚ n की है उस सिचुएशन च ऑब्जेक्ट ते लगन वाली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, और म्यू के की है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। या फाइंड आउट करना होएगा या गिवन होएगा, याद नहीं रखना, पर एक गल है भी ਇਹਦੀ वैल्यू लेस देन 1 होएगी हमेशा। पर जदों असीं स्टैटिक फ्रिक्शन की गल करते हैं ना बेटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे याद रखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे एक स्टेटमेंट है, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन सिचुएशन कितनी होएगी वो वेरी कर सकती है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नू लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मतलब जे असीं सानू कोई कहे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो निकालो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन सिचुएशन चो निकलेगी, ना कि आपां कोई फार्मूला अप्लाई कर लीए डायरैक्ट, वो मैं दसना सारा। पर जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू मिनिमम 0 ते मैक्सिमम लिमिटिंग तक होएगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तुसी एक फार्मूला तो निकाल सकते हैं म्यू एस एन। म्यू एस एन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन तो निकाल सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन सिचुएशन तो आएगी। तो पर एक गल क्लियर है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोई अलग फ्रिक्शन नहीं है। और ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ਇਹਦੀ वैल्यू गिवन सिचुएशन च FL तो कभी भी ज्यादा नहीं आ सकती, लेस देन इक्वल टू FL ही होएगी। तो FL की वैल्यू तुसी एक स्टेप तो निकाल सकते हैं। और इस फार्मूला च म्यू एस की है बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन 1 ते ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये ध्यान च रख लेना। अच्छा हुण अगला पॉइंट समझो, जदों तां तुहानू गिवन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ते कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सैपरेटली दी है, तो गिवन सिचुएशन च बेटा म्यू के हमेशा म्यू एस तो घट होएगा, लेस देन होएगा। तो फिर तो एफ के कड्ढण लई म्यू के और एफ एल कड्ढण लई म्यू एस यूज होना, ठीक है। पर कई बार किसी न्यूमेरिकल च सिंपली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होएगा, मीजो ने डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक है कि काइनेटिक, फिर आपां उसनू दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। हुण एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस की है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस ये है बेटा कि जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस ते रेस्ट ते है तो उसनू उस सरफेस ते स्टार्ट होने के लिए घट्टो घट कितनी फोर्स चाहिए है ताकि वो स्टार्ट हो सके, तो वो आपां लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मेजर कर लेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बेसिकली वो स्टैटिक फ्रिक्शन है जदों बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे ऑन द वर्ज टू मूव करन वाली है। मतलब आप इत्थों ये आइडिया लगा लेना कि
बॉडी नूं किसी भी सरफेस ते मूव करने लिए कितनी फोर्स चाहिए है, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, ये याद रख लेना। हुण अगली गल भी इनू होर आपां एक्सप्लेन करना। देखो जदों हुण असीं इन्हां दी डायरैक्शन की गल करनी है तो उहदे बारे भी क्लैरिटी लियानी पैनी है सानू सारा कुछ। देखियो बेटा, मान लो आ एक तुहाडे सामने सरफेस है, आ एक रफ सरफेस है और आ एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास सपोज है 10 kg और इस जगह पे स्मॉल जी है 10, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.6, काइनेटिक की है 0.5। हुण अगर वो मैनू कहे कि असी इस बॉडी नू पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, जदों आप इस बॉडी नू पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, ठीक है। हुण इहदे लई मैं तुहाडे सामने दो सिचुएशंस ले लेना, व्हेन एफ इज इक्वल टू से 10 न्यूटन। ता हुण अगर वो मैनू कहे कि इस बॉडी और सरफेस च केड़ी फ्रिक्शन होएगी, हुण इहदे बारे देखो, एक तां स्टेटमेंट च दिता होए बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, फिर तां आपां नूं पता काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी। जे वो कहे बॉडीज टेंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, फिर स्टैटिक होएगी। पर इत्थे उन्हें कुछ नहीं दसिया ने कि किता भी फोर्स लग रही है तो दसो केड़ी फ्रिक्शन होएगी। मतलब हुण सानू वो सिचुएशन निकालनी पैनी है पहला, है ना। और उहदे लई तुहानू सब तो पहला लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी पैनी है। लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू एस एन। हुण इस डायग्राम च वेट ते नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन mg है, तो आ है 0.6 इंटू 100 60 न्यूटन। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ समझ गए हैं कि इस बॉडी ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ मूव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी चाहिए है, जबकि लग कितनी रही है, इट मीन्स ये मूव नहीं कर रही, इट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा हुण स्टैटिक फ्रिक्शन होएगी किधर नूं पुत्र, क्योंकि ये बॉडी टेबल के ऊपर राइट नूं मूव करने की कोशिश कर रही है, तो हुण आ जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ये टेबल बॉडी ते लगा रहे हैं, आपां जिहड़ियां फोर्सेस शो कर रहे हैं ना बॉडी ते लग रही हैं। तो हुण क्योंकि स्टैटिक मीन्स रेस्ट ते सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो आ दोनों फोर्सेस बैलेंस करनगियां, तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो। पर जे उन्हें क्या हुंदा कि F इज इक्वल टू 70 न्यूटन, अगर उन्हें क्या हुंदा F तो 70 है, तो हुण क्योंकि ये फोर्स 60 तो क्रॉस कर गई, इसका मतलब बॉडी हुण मूव कर रही है और काइनेटिक है, तो फिर यही काइनेटिक हो जानी सी। और काइनेटिक निकालने लई तुहानू म्यू के एन, और म्यू के दी हुई है 0.5 इंटू 100 50 न्यूटन आ जाए। अच्छा एक गल का होर ख्याल रखना तुसी, वो की है, देखो हुण अगर वो कहना वा कि आपां इस बॉडी ते फोर्स लगा रहे हैं एफ विद मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अगर फोर्स एफ लग रही है मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो हुण इस केस दे विच नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं रह जाएगा। हाँ हुण आ कंपोनेंट बेटा एफ कॉस थीटा है और आ एफ साइन थीटा है, तो हुण आ दोनों और आ मिलके बैलेंस हो रहे हैं ना, तो हुण n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, तो n इज इक्वल टू, तो हुण लिमिटिंग फ्रिक्शन बदल जाएगी, ठीक है। पर नाल अगली गल देखो, हुण बॉडी नू मूव करन दे लई आ वाली फोर्स एफ कॉस थीटा एफ एल तो ज्यादा होनी चाहिए, एफ नहीं
क्योंकि इन्हें मूव करवाना ना सरफेस पे, इन्हें नहीं कराना। तो आ वाली फोर्स अगर एफ एल तो ज्यादा हुआ तो मूव करेगी, अगर लेस देन और इक्वल टू है फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, है ना। तो इस तरीके नाल तुसी आंसर करना और इहदे अकॉर्डिंगली आ भी बदल जाना, क्योंकि तो इत्थे शो कर दांगे ना इहदा पोजीशन, इत्थे भी कर सकदे सी कोई फर्क। अच्छा पर हुण एक गल होर सुनो पुत्र, देखो इस तक समझ आई है अर्शिया? अंकुर? हाँ बेटा इक्वेशंस बनानी आंदी है ना सारियां। हुण देखियो, हुण जदों आ गल नूं सुनो, हुण जिद्दां आ एक सरफेस है, ठीक है, मैं जान के टच नहीं करवा रहा, है एक दूजे नूं टच कर रहे ताकि डायग्राम च क्लैरिटी रहे। तो आ बेटा M1 है, आ M2 है, हुण आ भी रफ सरफेसिस है, आ भी रफ सरफेसिस है। हुण देखो, हुण ध्यान दियो पुत्र, हुण अगर तुहानू कोई कहे कि आपां M2 नूं पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स F, अगर आपां M2 नूं पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स F, तां इस M2 ते दो फ्रिक्शन लगणगे। जेड़ा M2 है ना पुत्र, वो इस होरिजोनटल सरफेस के अकॉर्डिंगली राइट नूं जाना चाहता ना, जा रहा, तो इसका मतलब एक फ्रिक्शन आएगी इस तरफ, आ वाली, तो आ फ्रिक्शन इन्हें लगाई है, तो सरफेस ने इहदे ते जिहड़ी फ्रिक्शन लगाई तो इन्हें भी टेबल ते आपां टेबल ते भी शो कर सकते, उसका जवाब मिलना ना, थर्ड लॉ का हमेशा एक्ट करना। अच्छा हुण आ वाला सरफेस इहदे अकॉर्डिंगली भी राइट नूं जा रहा, तो आ भी फ्रिक्शन एफ डैश कर लो, तो इत्थे भी एफ डैश है, ठीक है। तो इदा फ्रिक्शंस आपां शो करनी, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली फिर डायग्राम बनेगी। उस तो इलावा हुण जिद्दां इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन भी है ना, वेट भी है, हुण इहदा वेट आ जाएगा M2G, तो इन्हें इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन भी लगाना N1 या N कर दईए, इन्हें लगाना ना नॉर्मल। अच्छा फिर बेटा इहदे ते फोर्स लगनी है, इहदा वेट, और इन्हें इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन और इन्हें इहदे ते नॉर्मल रिएक्शन, आ लगेगा N डैश और आ भी लगेगा N डैश, पता लगा। आ वाला नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाली बॉडी ने लगाया है ना, तो आ वाला नॉर्मल रिएक्शन नीचे वाली ने लगाया, समझ गए ना। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली वेरियस फोर्सेस कंसिडर होनी। और हुण होना की है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ सिस्टम है वो सिर्फ अलोंग द सरफेस ही मूव कर सकता, तो इसका मतलब जी एक्सेलरेशन होनी है वो अलोंग द सरफेस ही होनी है, वो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन 0 होनी है, तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाल जिन्नियां भी फोर्सेस है वो इक्विलिब्रियम च होंगे, है ना। उसके बारे भी आप इक्वेशंस बनानी दसते हैं, क्लियर है। तो ये मतलब फ्रिक्शन के बारे क्लैरिटी होनी चाहिए थानू। हुण बेटा ध्यान दियो, जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, मैं शुरू च तुहानू दस्सिया सीगा भी एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुंदी है, एक रोलिंग फ्रिक्शन हुंदी है। जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना ते जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन है, दोनों के ओरिजिन च फर्क है। की फर्क है ध्यान नाल सुन लो, जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो भी उदों पैदा होनी है जदों दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है, ते जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन है वो भी उदों पैदा होनी है जदों दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है। पर दोनों च फर्क ये है कि जिहड़ी स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ਉਹਦੇ पैदा होने का कारण है दोनों सरफेसिस की रफनेस, ते जिहड़ी रोलिंग फ्रिक्शन है ਉਹਦੇ पैदा होने का कारण है कि जिहड़े दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है ना उन्हां दी सॉफ्टनेस मतलब दो सरफेसिस अगर परफेक्टली हार्ड है, सख्त है,
तो फिर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होएगी। रोलिंग फ्रिक्शन का ओरिजिन ते स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ओरिजिन अलग है, दोनों इंटायरली डिफरेंट ओरिजिन्स दियां वा। वो रफनेस करके है, वो हार्डनेस या सॉफ्टनेस करके है रोलिंग फ्रिक्शन। और जिन्ने दो सरफेसिस हार्ड होंगे, सख्त होंगे, उन्नी रोलिंग फ्रिक्शन घट होएगी। तो जिन्ने मतलब सॉफ्ट ज्यादा होंगे, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होएगी। हुण इसे करके बेटा तुहानूं कहा जाता कि जिहड़े व्हीकल्स है उहदे टायर्स जिहड़े आ प्रॉपरली इनफ्लेटेड होने चाहिए, हवा प्रॉपर भराओ, क्योंकि जो टायर च हवा घट गई वो सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्ट होने करके रोलिंग फ्रिक्शन ने इंक्रीज हो जाना है ना। तो जो टायर च हवा प्रॉपर भरी हुई है तो सख्त है, तो हार्ड है। तो जी ट्रेन है तो वो जोड़े व्हील्स है वो क्यों स्टील के बने हैं भी परफेक्टली हार्ड है ना, तो ताकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत घट होए, नेगलीजिबल स्मॉल होए। तो जी रोलिंग फ्रिक्शन का एक अलग कारण है। हुण हुंदा की है बेटा, देखो मतलब ये फर्क दिमाग च रख लो भी एक्चुअली जदों कोई भी दो सरफेसिस आपस च टच करते हैं ना, तो साइमल्टेनियसली स्लाइडिंग ते रोलिंग दोनों फ्रिक्शंस जिहड़ियां अपना अपना रोल प्ले करती। पर हुंदा की है बेटा, जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी ते स्लाइड करती है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की प्रेजेंस के सामने रोलिंग फ्रिक्शन नेगलीजिबली स्मॉल होंदी है, तो असीं उहनूं कंसीडर नहीं करते। पर जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी ते रोल करती है, रोल करती है तो रोलिंग वेले, प्योर रोलिंग मोशन वेले असीं देखांगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जीरो हो जाती है, तो फिर उत्थे रोलिंग फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करती है। पर वो साडे लिए कोई इन्ना मैटर नहीं करता इशू। तो असीं जिहड़ी फ्रिक्शन कंसीडर करनी है वो हमेशा की करनी है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ही दो पार्ट्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन ते हाँ, ते स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू नूं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने। हुण जदों तुसीं गल करदे आ फ्रिक्शन के बारे है ना, हुण फ्रिक्शन के नाल आपां कुछ दो टर्म्स जोड़ते हैं। एक बेटा असीं कहंदे आ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली की है कि अगर मान लो आ एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है। हुण एक्चुअली लिसन पुत, पूरी मकैनिक्स दे विच ना रोटेशनल मोशन नूं छड्ड के बाकी जिन्ने भी साडे टॉपिक्स है उहदे विच ना असीं किसी भी बॉडी नूं लाइक ए पॉइंट ट्रीट करना, लाइक ए पॉइंट। रोटेशनल मोशन जिहड़ा वा उहदे च असीं बॉडी नूं बॉडी ट्रीट करते हैं, कलैक्शन ऑफ पार्टिकल। बाकी जगह ते साडे लई बॉडी चाहे वो बस है, कार है, ट्रेन है, लाइक ए पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हुण बेटा अगर मान लो किसी भी सरफेस के ऊपर एक बॉडी प्लेस्ड है, हुण वो बॉडी जिहड़ी है उहदियां दो सिचुएशन होणगियां, एक टेंड्स टू मूव और एक एक्चुअली मूव्स। जिहड़ी टेंड्स टू मूव है ना, उहदे विच भी एक होर सिचुएशन आ सकती है, ऑन द वर्ज टू मूव, बस मूव करन नूं तैयार है। जदों बॉडी मूव करन नूं तैयार है तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है लिमिटिंग के बराबर। समझ आई गल? हुण जी बेटा तुहाडे सामने ये जिहड़ी बॉडी है, इट इज ऑन द वर्ज टू मूव, मूव करन दे किनारे है, और किधर नूं? इस तरफ, ऑन द वर्ज टू मूव। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर आएगी, है ना, जिधर नूं जा रही है वो तो उन्होंने अपोज ही करना ना, और नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इन्हां दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हो गई टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एफ सी। हुण ये जिहड़ी एफ सी है टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि काइनेटिक, स्टैटिक, ये जिहड़ियां दो फ्रिक्शंस है
इन्हां विच जे सानूं कोई कहे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू लिमिटिंग तो थोड़ी घट ही होंदी है। तो जिस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उस वक्त कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम होंदी है, तो एफ सी इज मैक्सिमम। और इस एफ सी की वैल्यू तुसी मैग्नीट्यूड कढ़ सकते हैं कितना, अंडर रूट एफ एल स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, और एफ एल की वैल्यू की है म्यू एस एन, तो एन कॉमन आ गया है ना। तो मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू तुसी, और दूसरी गल कि जिस वक्त कॉन्टैक्ट फोर्स मैक्सिमम है, हम देखियो बेटा एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स की है नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के नाल जिहड़ा एंगल बना रहा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उन्होंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू का संबंध किहदे नाल है, इधर देखो पुत्र, तो आ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये टैन लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जू, परपेंडिकुलर ओवर बेस, हुण बेस एन है तो परपेंडिकुलर एफ एल है, तो एफ एल बाय एन तो म्यू एस। तो अगर थानू न्यूमेरिकल दे विच एंगल ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो तुसी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। जे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है तो भी तुसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं।